सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों, सहेलियों, श्रोताओं को नेहा शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। और प्यारी बुआ, आपको भी मेरा नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, प्यार भरा नमस्कार। जब तुमने बोला तो हम चौंक गए। हमने कहा भाई क्या बात है, ये तो वर्ड फेमस है कि हमारा नमस्कार और प्यार हम सब श्रोताओं के लिए हर वक्त है ना। और आज क्या क्या लेकर आई हो भाई नेहा बिटिया, ये बताओ। देखिए, आज बुधवार है तो सबसे पहले तो हम अच्छा, तो आज बुधवार है। देखिए अच्छा। कितनी अच्छी, सबसे अच्छी जानकारी एक मिल गई शुरुआत में कि आज बुधवार है। और आज हम बात करने वाले हैं क्रांतिकारी महिला उदा देवी के बारे में जी। और अंतर्राष्ट्रीय परिवार प्रेषण दिवस है। मुझे बड़े अच्छा लग रहा है इस दिवस के बारे क्यों? में। तो इसमें इसके ऐसा बारे क्या में पता चलेगा जब, तो आपको भी बड़ा अच्छा लगेगा। हाँ, तो ये बहुत सही अच्छी है, चीज सही है। ठीक है। और एक कोरोना से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी ये हम सुनाने वाले हैं। डॉक्टर अनिल कुमार सिंघल से बातचीत हो रही है इस और विषय भाई पर। ये जो अनिल कुमार सिंघल जी हैं डॉक्टर साहब, ये बहुत लंबा अनुभव है इनको चेस्ट की बीमारियों का। और वहीं भाई नेहा बिटिया, ये एक बात और है कि ये जो BEST यहाँ की बहुत खास संस्था जो है, बृहन मुंबई की इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई और ट्रांसपोर्ट की संस्था, इसमें ये CMO है, चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं। तो भाई ये जो बताएंगे वो खासा महत्व रखता है। और भाई एक बात और है, आजकल जो है ना, हम लोग सबके पर्स में एक बड़ी चीज है, किसी के में रंग बिरंगी होती है, रहती ही है। और हम सब सखियों के तो पर्स में रहती ही है। और ये जो है वो पुरुष भी लेकर चलते हैं। तो कुछ लोग बताएं कि ये क्या हो सकता है। ऐसा तो बड़े अच्छी है। आते ही साथ बुआ जी ने एक पहेली हमारे सामने रख दी है। तो इस पहेली का तो हम जवाब देंगे ही देंगे जी। मतलब मैं तो पूरी तरह से श्रोताओं पर निर्भर हूँ कि वो हमारी तरफ से जवाब देंगे। अच्छा, तो मैं उनकी टीम में हूँ। इस जवाब के लिए मैं उनकी टीम में हूँ। तो हम मिलकर उसका जवाब खोजेंगे। भाई नेहा, आज तो कुछ ज्ञानपीठ पुरस्कार श्रृंखला भी हम लेकर आ रहे हैं। बिल्कुल, क्या बताने वाले और भाई? इसमें हम मृत्युंजय उपन्यास की बात करेंगे, जो कि असमी उपन्यास है। यानी मृत्युंजय जी। और ये बातें होने के बाद, ये बातें तो हम करने वाले हैं, लेकिन पहले कुछ बातें शुरू हो जानी चाहिए ना। हम ऐसे शीर्षक बताते रहेंगे तो गाना वाना नहीं सुनाओगे? गाना भी सुना देंगे, आप बताइए। अच्छा, हाँ भाई, पहले देखो ऐसा करते हैं कि ये तो उदा देवी की जब बात आ रही है, महिला क्रांतिकारी की, तो बस दिल करता है कि इनके बारे में, इन लोगों के बारे में, जो भी हमारी सखियां हों, चाहे सेनानी रहे हों, पुरुष, उन सब के बारे में जानना तो बहुत एकदम उत्कंठा हो जाती है कि कैसे पता चले, कैसे किया इन लोगों ने। और ये उदा देवी की अगर हम बात करें तो इन्होंने साबित कर दिया कि आज नहीं कि हम महिलाएं, जैसे आजकल हम अक्सर कहते हैं कि भाई सब लोग बड़ा बराबरी से हैं और हर क्षेत्र में आ रही हैं, ऐसा नहीं है। ये बहुत पहले ज़माने की बात है और ये अपना कदम बढ़ाती रहीं। ये इनकी बातें सुनकर ऐसा बिल्कुल लग रहा है कि आजकल नया नहीं हो रहा है। ऐसा ही नज़र आया जब देश की स्वतंत्रता के लिए क्रांति हुई, और वो भी ये वाली नहीं, पहली क्रांति जो 1857 वाली की बात है। यहाँ पर अपने परिवार के साथ साथ खुद को भी पूरा अपना उन्होंने न्यौछावर कर दिया देश की रक्षा के लिए, है ना। बिल्कुल। और जिस महिला क्रांतिकारी के बारे में हमने कहा है कि आज बात करने वाले हैं, वो हैं उनकी जो बहादुरी की मिसाल है, यानी उदा देवी की जो बहादुरी की मिसाल है, वो उनके दुश्मनों ने भी दी। और वो एक ऐसी वीरांगना है जिन्होंने अकेले ही आधा दर्जन दुश्मनों को मार गिराया था। और बात तो जैसे कि आपने कहा 1857 की क्रांति की है। ये क्रांति है लखनऊ की, जहाँ पर जो कई लड़ाइयाँ हुई थी, उनमें से एक सिकंदराबाद की जो लड़ाई थी, उसमें ये कारनामा इन्होंने कर दिखाया। बिल्कुल, ये शहर में ही है, एक स्थान है सिकंदरबाग। और ये बात है पहली क्रांति की बात, यानी नवंबर 1857 में सिकंदरबाग में विद्रोहियों ने डेरा डाला हुआ था। और वहाँ अच्छी खासी कहना चाहिए कि क्रांतिकारी लोग बहुत सक्रिय थे। और जाहिर है जब वो सक्रिय थे तो अंग्रेज भी सक्रिय थे। तो बहुत भीषण लड़ाई हुई, जिसमें कई भारतीय सैनिकों को अपनी शहादत देनी पड़ी, शहीद हुए वो। और भारतीयों में ब्रिटिश शासन के अत्याचारों को बढ़ते हुए देखकर उदा देवी तत्कालीन रानी बेगम हजरत महल के पास पहुंची और जाहिर है कि उनसे मदद मांगा, क्योंकि वो रानी थी, बेगम थी। और फिर उस तरह से मदद लेकर उन्होंने एक सेना की एक टुकड़ी बनाई, और वो भी महिलाओं की,
देखिए, अब ये आपने बिल्कुल सही कहा कि महिलाएं जब कुछ ठान लेती हैं तो वो करती ही जाती हैं। बिल्कुल। और जब ब्रिटिश जो थे उन्होंने अवध पर हमला बोला, तब ऊदा देवी और उनके पति इस लड़ाई में शामिल हो गए। वो ब्रिटिश शासन के खिलाफ मोर्चा खोले हुए थे और ऐसे में जब ऊदा देवी को पता चला कि उनके पति शहीद हो गए तो वो दुगनी तेजी से इस आंदोलन में जोर लगाने लगी और ब्रिटिश सेना के खिलाफ उन्होंने तो मोर्चा ही खोल लिया। और जो हम बात कर रहे हैं कि नवंबर 1857 की बात है, तो सिकंदरबाग की लड़ाई में शामिल हुई और अपनी महिला टुकड़ी को जरूरी बातें बताने के बाद ऊदा देवी एक पीपल के पेड़ पर चढ़ गईं और वहां छुपकर आगे बढ़ती हुई ब्रिटिश सेना पर गोलियां बरसाने लगीं और इससे जाहिर है कि ब्रिटिश सेना को बहुत नुकसान हुआ। बिल्कुल। और जब एक ब्रिटिश अधिकारी का ध्यान उस ओर गया कि गोलियां जो है वो ऊपर से आ रही हैं, उनकी सेना को घायल कर रही हैं, तो उनको ये समझने में देर नहीं लगी कि पेड़ के ऊपर कोई तो निशानेबाज ऐसा है जो बैठा है और हमारे सैनिकों को वो निशाना बना रहा है। और उन्होंने अपने सैनिकों को पीपल के पेड़ पर गोलियां चलाने का आदेश दे दिया और इस दौरान ऊदा देवी शहीद हो गई। लेकिन जब ऊदा देवी पीपल के पेड़ के नीचे आई, शहीद तो हो गई, उन्हें गोलियां लग चुकी थी, शहीद हो गई वो। और ब्रिटिश सेना को ये देखकर बहुत आश्चर्य हुआ नेहा कि उनके आधा दर्जन सैनिकों को घायल करने वाला सिपाही जो था वो कोई व्यक्ति नहीं बल्कि एक महिला थी। बिल्कुल। और ऊदा देवी के बारे में लिखा भी गया है कि वो पुराने पैटर्न की 2 भारी कैवलरी पिस्तौल से लैस थी। उसमें से एक आखिर समय तक उनकी बेल्ट में ही थी जिसमें गोलियां भरी हुई थी। हमले से पहले पेड़ पर सावधानी से बनाए गए अपने मचान पर वो बैठी और उन्होंने आधा दर्जन से ज्यादा विरोधियों को मौत के घाट उतार दिया था। और ये जो हम स्थान की बात कर रहे हैं सिकंदरबाग जो है वो एक जो वहाँ पर चौक है, चौराहा है, उस पर ऊदा देवी की मूर्ति लगी है और हर वर्ष 16 नवंबर की तारीख पर ऊदा देवी की पुण्यतिथि मनाई जाती है। ऐसी वीरांगना को हम नमन करते हैं, सलाम करते हैं। और सिकंदरबाग की जो बात आती है ये बहुत महत्वपूर्ण जगह है वहाँ पर। यहीं पर नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, यानी राष्ट्रीय संस्थान है वनस्पति का, और वहीं दूरदर्शन का भी केंद्र है। तो ये बहुत ऐसी जगह है कि काफी चहल पहल रहती है और वहाँ आपकी मूर्ति लगी है। हम सब उन्हें नमन करते हैं, श्रद्धा सुमन अपने अर्पित करते हैं। बुआ जी, आपने आते ही एक पहेली हमसे पूछ ली और हम ये सोच रहे हैं कि उस पहेली का क्या जवाब होगा। सोचो गाना चलते बीच में हम जाके अपना पर्स भी जो इसीलिए टटोल रहे थे हम अपना पर्स। तुम्हें तो वो सब कुछ कार्ड वार्ड दिखा होगा। कुछ लोग कह रहे हैं फोन रखते हैं हम लोग, तो फोन तो तुम हाथ में लेकर घूमती हो। हाँ, फोन तो हाथ में लेके घूमते हैं क्योंकि कभी भी आ जाता है तो फिर इतनी सारी चीजों के बीच में फोन नहीं मिलता है। हाँ, मिलता नहीं है। जब वो चमकता है कुछ तब शायद दिखाई देता है। लेकिन भाई देखो, ये तो वर्ड फेमस है कि अभी हमने जैसे लखनऊ की सरजमी की बात की, तो हम पूरे देश में चाहे वो मतलब पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक सब एक है। और इसीलिए हमने लखनऊ की क्रांतिकारी बहन की बात की। और आज हम इस श्रृंखला में बात करने वाले हैं असम के एक लेखक के बारे में बात करने वाले हैं। और लेकिन आज ये तो बताया ही नहीं कि आज हम जो कोरोना के बारे में जानकारी दे रहे हैं वो हम नहीं दे रहे हैं, मतलब जी, वो डॉक्टर अनिल कुमार सिंघल जी देने वाले हैं। और हम इनसे जो बातचीत की गई है उसकी रिकॉर्डिंग सुनवाएंगे। तो ये एक बार फिर से इसलिए बताना जरूरी था कि जो भी जानकारी है वो आप जरा ध्यान से सुनिएगा। और बाकी हम साहित्य की बात तो करेंगे, लेकिन डॉक्टर साहब डॉक्टरी की बात करेंगे, है ना। तो ये जो मृत्युंजय, या कहें कि असमी में जब वो लिखी गई तो उसे मृत्युंजय कहा जाता है। ये भारतीय साहित्य का जो सर्वोच्च पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार है, वो साहित्य के क्षेत्र में बेहतरीन योगदान के लिए दिया जाता है। और हम जिस पुस्तक की बात करने वाले हैं, और वो असमिया साहित्य को पहली बार इस उपन्यास के जरिए पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार की श्रृंखला में शामिल किया गया था। क्या बात है। और इसे लिखा है बीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य ने। वाह, बहुत बहुत बधाई हो आपको। और मृत्युंजय ये उपन्यास 1942 के स्वाधीनता आंदोलन में असम की भूमिका को बखानती एक बेहतरीन कृति है। और उस समय सभी महत्वपूर्ण पलों को समेटे हुए ये उपन्यास विद्रोही जनता का एकदम सजीव सटीक चित्रण करती है। और यही नहीं, क्रांतिकारियों के अंतर और बाहरी संघर्षों के साथ ही मानव के स्वभाव, यानी हम जो भी स्वभाव होता है उसके विभिन्न रूप जो हैं, अलग अलग पहलू हैं, उनको दर्शाती है। और जहाँ ऐसी कठोर भावनाएं मौजूद है ना, वहीं नेहा नारी मन की कोमल भावनाओं को भी ये बड़ी सहजता से इसमें प्रस्तुत किया गया है। बिल्कुल, ये एक लेखक का कमाल है, खूबी होती है कि वो अलग अलग भावनाओं को अच्छी तरह से पिरोकर हमारे सामने पेश करते हैं। बिल्कुल। और मृत्युंजय के जो लेखक हैं वीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य, उनका कहना था कि इस कथानक को 1942 के
विद्रोह भारत छोड़ो आंदोलन में असम की क्षेत्रीय घटनाओं और कई अन्य अंगों से ये जुड़ा हुआ है। और उन्होंने इस घटना के 26 वर्ष के बाद इस उपन्यास को लिखा था। तो इस उपन्यास में 1942 के समय जो जनता के मन में अलग अलग तरह की परिस्थिति थी, ऊहापोह की स्थिति थी, वो सब दिखाया गया है। साथ ही उनके कथानक के जो पात्र हैं वो इन सारी भावनाओं के द्वंद्व से गुजरते हैं। तो जाहिर है क्योंकि एक विचारों का संघर्ष रहा होगा। इस बात को लेकर वीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य की तो उनका लेखन अलग अलग समय में लोगों को अलग अलग रूप से प्रभावित करता रहा और उनके 3 उपन्यास लोगों के बीच खासे चर्चित रहे। इनमें जैसे हम बात इसकी चर्चा कर रहे हैं मृत्युंजय की और इयारुंगयम की और प्रतिपद का नाम शामिल है। और 1961 में आया उनका असमिया उपन्यास इयारुंगयम भारतीय साहित्य में एक मास्टरपीस माना जाता है। बिल्कुल। और उन्होंने वीरेंद्र कुमार जी जो रहे उन्होंने आसाम में नए लेखकों को आगे बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वो असम की प्रसिद्ध साहित्यिक पत्रिका रामधेनु के संपादक थे और ये काम वो उस वक्त जब रहा करते थे उसमें तभी उन्होंने ये काम किया। अलग अलग लेखकों को वो आगे बढ़ाने के लिए आगे आते हैं। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि खुद हम बन जाते हैं लेकिन बाकी नई पौध के लिए अगर ये काम करते हैं, सींचते हैं तो क्या बात है। भट्टाचार्य जी लंबे समय तक नए लेखकों को आगे बढ़ाने के लिए तो लगे ही रहे और इसके साथ साथ विश्लेषण भी करते थे उनके लेखन का, तभी उन्हें कोई एक दिशा मिलती थी। और असम में साहित्य को प्रोत्साहन देने के लिए वीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य जो है हम उन्हें याद करेंगे क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है, हम बार बार कह रहे हैं। और इसका जिस हम उपन्यास की बात कर रहे हैं नेहा, उसका हिंदी संस्करण भी उपलब्ध है। तो ये महान कृति है, इसके बारे में पढ़ें, समझें और उस वक्त की घटनाओं से रूबरू हों और जाने कि किस तरह से लोगों के मन में क्या चलता था उस समय। जी तो बुआ जी आपका मन क्या कहता है ये बताइए। लो हम तो इसी में झूम रहे हैं। बस ऐसे लग रहा है कि असम का जैसे गीत होता है, संगीत होता है, बस उसी तरह से ठुमक ठुमक ये वाला गीत भी बड़ा अच्छा सा था। लेकिन भाई इसके संग संग तो ये तो आजकल जो चल रही है ना स्थिति, तो बस सब लोग कहते हैं कि हम लोग बड़ी अच्छी अच्छी जानकारी देते हैं, तो भाई एक जानकारी दे दी जाए, हमें लगता है ना। ठीक है श्रोताओं, आज हम बात करने जा रहे हैं कोविड के बारे में। बहुत सारी चर्चाएं हो चुकी हैं, लेकिन जो मरीज हो चुके हैं उन्हें बाद में किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए और गंभीर सौम्य लक्षण कैसे रहे और अभी क्या स्थिति है, इस बारे में हम बात कर रहे हैं विस्तार से डॉक्टर अनिल कुमार सिंघल जी से। ये है MD इन चेस्ट फिजिशियन और प्रैक्टिस कर रहे हैं, लगभग 20 वर्ष से भी हो चुका है इनका अनुभव है इस क्षेत्र में। और आप हैं चीफ मेडिकल ऑफिसर BEST मुंबई के। तो डॉक्टर साहब कार्यक्रम में स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। और जेनेवा में जो आप लोगों की तारीफ हुई या यूं कहें हमारी तारीफ हुई, उसके बारे में थोड़ा श्रोताओं को बता दें पहले। हाँ, जैसे मैं मुंबई से हूँ और मुंबई में कोरोना के पहले दिन से ही पूरी की जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम थी, ट्रेनें वो सब बंद कर दी थी। तो सिर्फ हमको ही मैंडेट दिया गया था BEST को कि लोगों को ट्रांसपोर्ट सर्विस देने के लिए मैंडेट हमको ही दिया था। तो हम पहले दिन से हम काम कर रहे हैं। प्लस जो नए कोविड सेंटर मुंबई में जो ओपन हुए थे उसको पावर सप्लाई देने का काम भी हमारे कर्मचारियों ने किया था। तो इस समय में ये दौरान हमने हमारे एम्प्लॉय की बहुत अच्छी तरह से कोविड की केयर रखी और वो केयर की एप्रिसिएशन हमको इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जिनीवा ने उनकी एनुअल बुलेटिन में एक पूरा पेज हमारे बारे में लिख के उन्होंने लिखा कि ऐसी हेल्थ केयर सिस्टम होनी चाहिए और ये हमें बहुत अच्छा लगा। उसके बाद बहुत महत्व की बात ये भी थी कि जो सेकेंड वेव आई जी तो हमारे मुंबई में जो बहुत सारे लोग मुंबई के लोग संक्रमित हुए थे, लेकिन उसका इम्पैक्ट हमारे बेस्ट के एम्प्लॉय में बहुत मिनिमम हुआ। तो ये बेस्ट की जो कार्य प्रणाली थी कोविड में उसकी एप्रिसिएशन इंटरनेशनल लेवल पे 2 बार हो चुकी है अभी तक। तो बहुत खुशी की बात है और मैं सेटिस्फाई महसूस कर रहा हूँ अपने आप को। बहुत बहुत बधाई हो। सबसे बड़ी बात तो ये है कि सबसे पहले आपको बधाई देते हैं और शुभकामनाएं। लेकिन अपने श्रोताओं को बता दें कि BEST जो है वो बृहन मुंबई इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट, समझ लीजिए कितना महत्वपूर्ण कार्य है ये, बिजली देना और उसके साथ साथ पूरा वाहन का संचालन करना, लोगों की आवाजाही बनी रहे। जो भी कोरोना वॉरियर्स हैं, जो भी फ्रंट लाइन में काम करने वाले लोग हैं, सेवक हैं, उन सबको आपने सुविधा मुहैया कराई, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू वेरी मच। तो ये हमारे लिए श्रोताओं की जानकारी हो गई, लेकिन पहले तो ये बता दीजिए कि स्थिति क्या है। जो स्पेनिश फ्लू आया था 1918-20 में 100 साल पहले, तब कुछ दुनिया भर के कुछ 5% लोग को उसका संक्रमण हुआ था। लेकिन उसकी तुलना में अगर उसके कंपैरिजन में इस बार कोरोना का जो इन्फेक्शन 3% पॉपुलेशन को हुआ है जी। अगर हम भारत की बात करें तो आज की तारीख तक
जी। तो अराउंड 2,95,00,000 से ज्यादा लोगों को उसका इन्फेक्शन हुआ है। और जो 3% से भी कम है हमारी भारत की जनसंख्या population का अगर देखा जाए तो मेरा यहाँ पे ऐसा कहना है कि आज भी 97% लोग ये बीमारी के लपेट में नहीं आया। वो एक संतोषजनक बात है मेरे लिए, तो बहुत अच्छी बात है ये, और ये पॉजिटिव बात है, हमने उसको पॉजिटिवली लेना चाहिए। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इस स्थिति में जहां सब लोग बड़े भयग्रस्त हैं, ऐसे में एक चिकित्सक जब ये बात कहते हैं और कोई एक्सपर्ट ये कहता है तो वाकई लगता है कि बहुत सुकून दे बात है ये। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अब ये जानना चाह रहे हैं कि ये जो लक्षण भी जो हैं लोगों को अलग अलग आ रहे हैं, इनकी क्या बात है? कुछ सौम्य है, कुछ थोड़े ज्यादा, कुछ ज्यादा गंभीर। तो कोरोना के जो मरीजों में अराउंड 85 to 90% मरीज को जी सौम्य या अति सौम्य लक्षण दिखाई दे रहे हैं, और जो बचे हुए 10 से 15% लोगों में गंभीर से अति गंभीर लक्षण दिखाई दे रहे हैं। तो ये क्या फर्क है ये सब चीज का? तो जैसे बहुत सारे लोगों को खाली सर्दी खांसी हुआ था, एक दिन बुखार आया था, उनको घर पे ही क्वारंटाइन किया था और वो ठीक हो गए, उसको हम अति सौम्य लक्षण बोलेंगे। जी। दूसरे जो ग्रुप है जो सौम्य लक्षण वाले, जिसे 3-4 दिन बुखार रहा, 3-4 दिन सर्दी खांसी वगैरह रहा और उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा, जब उनकी जांच की गई तब सीटी स्कैन में उनके जो सीटी स्कोर बोलते हैं हम लोग, वो 3, 4, 5 के नीचे ही था, तो ऐसे मरीज को हम सौम्य लक्षण वाले बोलेंगे। सौम्य। जी। तीसरा जो ग्रुप है जिसको उनको एडमिट भी किया, उनके लक्षण कुछ 5, 6, 7 दिन ज्यादा भी चले, लेकिन उनको उसका सीटी स्कोर कुछ 7, 8, 10, 12 से ज्यादा था और उनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी, उनका ऑक्सीजन का लेवल कम हो गया, इसलिए उनको बाहर से ऑक्सीजन देना पड़ा, तो उसको हम गंभीर स्वरूप के लक्षण वाले बोलेंगे। और जो मरीज को वेंटिलेटर लगाना, कृत्रिम श्वसन यंत्र लगाना पड़ा, जो उसकी मात्रा बहुत कम है, ऐसे मरीज को हम अति गंभीर स्वरूप के लक्षण वाले कह सकते हैं। जी। तो ये जो बात है, आपने जैसे कहा कि 3% लोग ही पूरी तरह से प्रभावित हैं, और उसमें भी अति गंभीर जो है वो 10-15% ही लोग हैं। 3% में 10%। हाँ, 3% में। जी सर, बिल्कुल। मतलब 100 में अगर 3 लोग बीमार हैं तो उसमें भी केवल आपने बताया कि 10 से 15% लोग हैं। जी बिल्कुल सही बात है। लेकिन इसके बाद इतना डर क्यों है? और कुछ जो सौम्य वाली बात आप कह रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा दिनों तक कमजोरी बहुत ज्यादा है, कुछ लक्षण नहीं है लेकिन लग रहा है जैसे बिल्कुल टूट से गए हैं, तो क्या ख्याल रखें या क्या एहतियात बरतें उसके बाद, और क्या क्या हो सकता है उसके बाद? तो पहले तो वापस मैं एक पॉजिटिव बात बोलूंगा यहाँ। जी। अभी टोटल जो भी आज भारत की बात करें हम लोग, जी बिल्कुल, तो हमारा जो केस फर्टिलिटी रेट, जो भी टोटल पेशेंट कोरोना संक्रमित लोगों में मृत्यु का प्रमाण जो है उसको बोलते हैं CFR, केस फर्टिलिटी रेट। केस फर्टिलिटी रेट। जी हाँ, वो 1% ही है। अच्छा। वो एक संतोषकारक बात है। जी। आज भी 95% मरीज ठीक हो गए, घर पे चले गए, 10-12 लाख लोग अभी भी ट्रीटमेंट में है। तो ये जो एक संतोषकारक बात है कि हमारा रिकवरी रेट भी बहुत बढ़िया है भारत का, राइट? जी। लेकिन अभी ये मेरा कहने का यहाँ पे ये है कि जो 3% लोग को ही कोरोना क्यों हुआ, 97% लोग अभी भी इसके लपेट में नहीं आए हैं, क्यों? तो क्या चीज है, तो उन्होंने क्या करना चाहिए, क्यों उनको हुआ? तो मैंने अभी कुछ 400-450 मरीज जो गंभीर और अति गंभीर कोरोना के थे उनका स्टडी किया मैंने। जी। तो उसमें मैंने जो बात सामने आई है कि उसमें 20 से 25% लोग वो तंबाकू के व्यसन वाले थे। अच्छा। 30-40% लोग डायबिटीज वाले मरीज थे। जी। सिमिलर 40% लोग उनको ब्लड प्रेशर, हार्ट की बीमारी वाले थे। जी। बहुत सारे मरीज में उनका विटामिन डी का कभी किया ही नहीं था। जी। और जब उन्होंने टेस्ट किया उनके हॉस्पिटल में एडमिट करने के बाद विटामिन डी की मात्रा बहुत कम दिखाई दी। देन बहुत सारे मरीज ऐसे भी देखे कि उनका ओबिसिटी, मतलब सेंट्रल ओबिसिटी, पेट की जो वेस्ट बहुत ज्यादा थी उनका। तो ये सब चीज का एक कोरोना इन्फेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट, और आज पब्लिश भी हो चुका है, सब फैक्टर्स कोरोना इन्फेक्शन होने के बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर थे कोरोना होने के लिए। तो जो मरीज को जो इन्फेक्शन हो गया है और वो घर पे आ गए हैं, पहला तो उनका मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ कि इतनी बड़ी महामारी को फाइट करके उनको जीत के घर पे आ गए। लेकिन ये कहना जरूरी है कि उनका फेफड़ा का हेल्थ पुअर था या कम था, कमजोर था, इसलिए उनको ये इन्फेक्शन हुआ था। एज अ चेस्ट फिजिशियन मैं ये बात कहना चाहता हूँ मैं आप। तो आगे की जिंदगी उन्होंने ठीक जीने के लिए उन्होंने अपने फेफड़े का स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रखना जरूरी है। कैसे?
फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, उन्होंने धूम्रपान अगर करते हो तो टोटली आज से और अभी से बंद कर देना चाहिए उन्होंने। अच्छा। हम लोगों को क्या कोई भी व्यसन है जी, आज से अभी से बंद कर देना चाहिए। कि जैसे जैसे आगे समय जाएगा अब स्मोकिंग के कारण अपना हेल्थ जो है, फेफड़े का हेल्थ कम होते जाता है, कमजोर होता जाता है जी। दूसरी जो महत्व की बात है विटामिन डी, 90% भारतीयों में विटामिन डी की कमतरता दिखाई दी है जी। हमारे शरीर के 36 डिफरेंट फंक्शन का कम करने के लिए विटामिन डी की बहुत इंपॉर्टेंस जरूरी रहती है, और उसमें पहला कार्य है अपना रोग प्रतिरोधक शक्ति हमारी जी। विटामिन डी अच्छे रखने के लिए एटलीस्ट सुबह में 10 बजे के बाद 10 मिनट धूप में खड़ा रहना बहुत जरूरी है। अगर नहीं होता है तो अपने डॉक्टर की सलाह से विटामिन डी की सप्लीमेंट भी ले सकते हैं जी। तो थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उन्होंने योग्य संतुलित आहार खाना चाहिए। तो इसका मतलब क्या होगा संतुलित आहार का, कि अपने खाने में कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स का योग्य प्रमाण को हम संतुलित आहार कहते हैं। भारतीय खाना में शुगर ज्यादा खाते हैं हम लोग जी जी, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा आते हैं, इसलिए मैंने बताया कि 40% लोग जो डायबिटीज वाले लोगों को ये गंभीर से अति गंभीर कोरोना हुआ है जी। तो आगे के समय में अगर आपको डायबिटीज है तो शुगर 0 कर दीजिए, अगर डायबिटीज नहीं है तो शुगर की मात्रा 1 से कम रखिए अपने खाने में जी, तो जी। दूसरा हमारे खाने में जो प्रॉब्लम है, हम नमक बहुत खाते हैं। अच्छा। नमक खाने से बीपी बढ़ता है, हार्ट का प्रॉब्लम होता है, किडनी खराब होती है, और मैंने बताया कि हार्ट वाले बीपी वाले पेशेंट में भी कोरोना का संक्रमण ज्यादा हुआ है जी जी। तो एटलीस्ट पूरे दिन में 5 ग्राम मतलब 1 टीस्पून जितना नमक ही कंज्यूम करना है, उससे ज्यादा कंज्यूम नहीं करना है जी जी। अगर नमक ज्यादा खाओगे तो बीपी बढ़ेगा, हार्ट होगा, उसकी दवाइयाँ खानी पड़ेगी, अपनी रोग प्रतिशक्ति कम हो जाएगी, फेफड़े का स्वास्थ्य कम हो जाएगा। तो ये हमने इतना कर। देन हमारे तीसरा जो महत्वपूर्ण फैक्टर है जो हमारे खाने में, हम प्रोटीन बहुत कम खाते हैं जी। हाँ, हमारे भारतीय खाने में प्रोटीन बहुत कम है। हमने जितना हमारा वजन है उतना ग्राम, और सपोज मेरा वजन 65 किलो है तो मैंने 65 ग्राम प्रोटीन हर दिन कंज्यूम करना चाहिए, लेकिन हम कंज्यूम करते ही नहीं है। अगर मैं आपको भी पूछूंगा तो आपने कल कितना खाया तो आपका भी प्रोटीन इतना कम गया रहेगा। प्रोटीन खाना बहुत जरूरी है। प्रोटीन कहाँ से मिलता है? अब नॉनवेज में मिलता है, पल्सेस में मिलता है, हमको दही से मिल सकता है, सोयाबीन से मिल सकता है, तो जो चना खाते हैं हम लोग जी जी, तो नट्स पे भी मिल सकता है। तो प्रोटीन हम लोग बहुत कम खाते हैं। प्रोटीन खाना बहुत जरूरी है हमारे लिए आगे का स्वास्थ्य, फेफड़े का स्वास्थ्य अच्छा रखने की। और महत्व की चीज आती है एक्सरसाइज। जैसे कोरोना के जो पेशेंट जिसको निमोनिया होता है तो उसका फेफड़ा में आगे जाके फाइब्रोसिस तैयार होता है, तो फाइब्रोसिस वाला फेफड़ा उसका अलग अलग इन्फेक्शन को वनरेबल रहता है। तो ऐसे लोगों ने ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए, अपनी वेस्ट कंजम्पशन कम रखना चाहिए, दिन में कम से कम 10,000 स्टेप चलने चाहिए। कुछ नहीं तो घर पे बैठ के ही आप 30 स्क्वाट्स कर सकते हो, 10 सूर्य नमस्कार कर सकते हो। तो जरूर नहीं कि आप जिम में ही जाइए, घर के बैठ के भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। कम से कम 10 से 12 ग्लास दिन भर में पानी पीना है, सो दैट वो फेफड़े का जो कफ जमा है वो लिक्विफाई हो जाए। ब्रीथिंग एक्सरसाइज करनी है, पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन करना है, और पेट का जो वेस्ट सर्कमफ्रेंस जो है हम पुरुषों में 100 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए और महिला में 90 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए। तो ये क्राइटेरिया को भी हमें मेंटेन करना है। और 5वां जो महत्व का है अपना मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ बहुत लोग घबरा चुके हैं और उसमें हमने तो कम से कम 7 से 8 घंटा दिन भर में सोना है। छोटी छोटी बात को जो स्ट्रेस बढ़ता है वो नहीं करनी है, तनाव नहीं लेना है और छोटी छोटी बातों को छोड़ दें। जो एहतियात बेहतर नहीं है, टेकन एज ग्रांटेड नहीं करना है। उसके बाद हम लोग डेफिनेटली अपने वैक्सीनेशन करना है अपना। और कोरोना के अलावा जैसे न्यूमोनिया का वैक्सीन भी हम कर सकते हैं, दूसरे न्यूमोनिया आता है उसका भी वैक्सीन करना है। तो ये सब चीज से करने से हमारे आगे वाली जिंदगी अच्छी तरह से जी सकते हैं। जैसे अभी आपको मालूम रहेगा कि ब्लैक फंगस बहुत बड़ा डरा रहा है डॉक्टर साहब, डरा रहा है लोगों, लेकिन वो भी आप अगर एहतियात बरतोगे, मास्क पहन के रखोगे, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का सही पालन करोगे तो ये नहीं हो सकेगा आपको। जो जरूरी है कि कोविड के पेशेंटों में, जैसे मैंने बताया 400 मैंने जो पेशेंट को जांच किए उसमें 8 जन को ट्यूबरकुलोसिस भी निकला है, टीबी की बीमारी। तो अगर आपको कुछ बुखार वगैरह जाता नहीं है, वजन कम हो रहा है, तो अपने डॉक्टर के पूछ के अपना टीबी की जांच भी आप कर सकते हो। तो ये सब चीज करने से हमारा आगे की लाइफ भी हम स्वस्थ और सही प्रोडक्टिव जी सकेंगे। लेकिन इन सब के बावजूद एक सामान्य व्यक्ति को अगर कोविड हो गया है तो उसके बाद वो किन चीजों का ख्याल रखे? डॉक्टर साहब, कुछ सुनने में आ रहा है कि किसी के दांत में कुछ अचानक तकलीफ हो गई या बहुत कमजोर हो गया, तो क्या करें? सब चीज के लिए हमने ये जो बताया कि एक्सरसाइज, पानी का मात्रा सही के नहीं है, विटामिन सी, विटामिन डी, जिंक, पोषक तत्व सबका ख्याल रखें। वो सब चीज का ख्याल रखना है।
अपने आप को इग्नोरेंट मत रखिए, निग्लिजेंट में मत रखिए। कुछ भी लक्षण आते अपने डॉक्टर को मिलिए। अगर वहां से भी कुछ नहीं हो तो कोविड केयर सेंटर में जा सकते हो आप। हमारे भारत में बहुत अच्छा सेंटर सब मौजूद है, हम लोग उससे भी मदद ले सकते हैं। और मेरी इम्पोर्टेंट है कि जिसको सीवियर कोविड हुआ था, बहुत सारे मरीज मैंने देखा है अभी भी उनको 90 दिन के बाद घर पे आए वेंटिलेटर से, उनको अभी भी घर पे ऑक्सीजन थेरेपी चालू है। तो वो लोग ने भी अपना पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन रखना है। सिर्फ कोविड के अलावा अदर वैक्सीनेशन भी आते हैं, जैसे फ्लू का वैक्सीन है, न्यूमोनिया का वैक्सीन है, वो भी उन्होंने अब कराना है, सो दैट उनको आगे के इंफेक्शन ना हो। चलिए, ये बहुत अच्छी बात आपने बताई, और उसके साथ साथ सकारात्मक सोच रखें और व्यायाम को अपनी हम जीवन का चर्या बना लें तो हम स्वस्थ रहेंगे। और प्रोटीन की मात्रा भी अच्छा करें, विटामिन डी भी अच्छा रखें अपने शरीर का। चलिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि विटामिन डी और प्रोटीन की ओर विशेष ख्याल रखें। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू डॉक्टर साहब। भाई, ये तो वर्ड फेमस है कि नेहा जब गाना सुनाती है तो बड़ा प्यारा मीठा मीठा, ये दोनों वाला तो बहुत ही बढ़िया रहा। नेहा, बुआ जी 100 ग्राम खून बढ़ गया ऐसे बता रही मेरी घड़ी। अभी बता रही है वो, घड़ी बताती है। घड़ी बता रही है? हाँ, मैंने ऐसी तो यानी कि तुम पर्स में घड़ी रखती हो? अच्छा, नहीं, हाथ में रखती हो। हाथ में रखते हैं। अच्छा, हाँ, ये भाई ये तो बड़ी गलत बात है कि हमारे साथी लिखकर भेज रहे हैं कि पर्स में मास्क और सैनिटाइजर रहता है। बताओ, इसमें गलत क्या है नेहा? इसमें गलत ये है कि पर्स के अंदर मास्क क्यों है? मास्क तो मुंह में होना चाहिए, मुंह पर होना चाहिए, मुंह और नाक के ऊपर। हाँ, मुंह और नाक के ऊपर होना चाहिए। तो भाई, डॉक्टर साहब ने अभी बहुत बढ़िया बढ़िया बात बताई। सब लोग लेकिन केवल बढ़िया बढ़िया न लगे, उसकी पूरे उस पर अमल करें। और हमारे साथी लिखकर भेज रही हैं कि सखी सहेली के विषय रोज ही महत्वपूर्ण होते हैं और नित नई जानकारियां हम श्रोताओं को मिलती हैं। मैं कार्यक्रम के माध्यम से डॉक्टर साहब से जानना चाहती हूं कि मेरी बेटी को कोरोना हो गया था, अब वो बिल्कुल ठीक है और उसका 1.25 साल का बेटा है जो माँ का दूध पीता है। ऐसे में क्या माँ को कोरोना वैक्सीन लगवाई जा सकती है? उसके अभी तक एक भी नहीं लगी है। तो भाई नेहा, ये जो हमारा राष्ट्रीय प्रसारण है विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन, हम बधाई देते हैं कि हमने डॉक्टर साहब को, जो अभी हमने जिनको सुनवाया, अनिल जी को, इनको हमने ये संदेश भेजा कार्यक्रम के शुरुआत में, जैसे ही आपका संदेश आया, और उन्होंने हमें लिखकर भेजा कि हाँ, आप बेटी को वैक्सीन लगवा सकती हैं। तो भाई देखिए, तुरंत के तुरंत डॉक्टर साहब ने जिस तरह से हमें जवाब दिया, इसके लिए हम उन्हें धन्यवाद देते हैं। और आप सबको भी जवाब दे रहे हैं कि भाई देखिए, हमने तुरंत आपको जवाब दे दिया। तो ये तुरंत तो आपने जवाब दे दिया, लेकिन आपने तो वो नहीं बताया ना जो सब पहेली का जवाब कब बताएंगे। अरे वो हम क्यों बताएंगे भाई? हाँ, वो तो है, वो हम क्यों बताएंगे? यही तो हम कह रहे हैं कि लोग लिखकर नहीं भेज रहे हैं। कुछ ने तो एक आध ने लिखा है, शायद तुमने गाने वाने में कुछ हिंट विंट दे दिया था, पता नहीं, छोड़ो, रहने दो। बताइए, एक ऐसा हिंट दिया जिसका हिंट हमें भी नहीं मिला। नहीं मिला ना? नहीं, हाँ, छोड़ो, जाने दो। ये आज को ये कौन सा क्या कह रही थी कि अंतर्राष्ट्रीय परिवार प्रेषण दिवस है क्या? परिवार को कहीं भेजना है? परिवार को कहीं नहीं भेजना है, परिवार को पैसे भेजना है। तो ये इसलिए हमें खुशी हो रही है उस दिवस के बारे में जानकर। तो इतनी खुश क्यों हो? क्योंकि जो भी बाहर जाते हैं काम करने के लिए, वो आज के दिन अपने परिवार को पैसे भेजें, ये दिवस है। तो हम ऐसा सोच रहे कि कोई तो हमारे दूर के रिश्तेदार होंगे जो बाहर गए होंगे काम करने। अच्छा, हम तो ये इंतजार कर रहे हैं दोस्तों कि जब ये जाएंगी ना नेहा बाहर कहीं कमाने के लिए नौकरी पर, तब हमें भेजा करेंगी प्यारी बुआ के लिए कुछ पैसे वैसे। बिल्कुल, प्यारी बुआ आपके लिए भेजूंगी। मैं तो ये सोच रही हूँ, अब आपकी इस बात से मुझे ये ख्याल आया कि कहीं कोई मुझे वो वाला दूर का रिश्तेदार ना बना ले जिसको ये देना, वो सोचे कि हाँ, ये भी तो बाहर जाकर, मतलब उनसे दूर अगर हम गए। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ये दूर दूर वाला बहुत ही मतलब मजेदार सा जाल बन रहा है। लेकिन भाई, जो ये 16 जून को हम लोग मनाते हैं ना, देश विदेश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो काम की तलाश में बाहर हैं और जाहिर है फिर पैसे भी कमा रहे हैं। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने ये 16 जून को निश्चित कर दिया कि भाई अंतर्राष्ट्रीय प्रेषण दिवस मनाया जाए। और अर्थ तो समझ ही गए सब लोग ना, है एकदम क्लियर हो गया। लेकिन ऐसा नहीं कि केवल आज 16 जून को नेहा, ये है कि ये याद रखो कि जो निश्चित किया है कि हम इतना पैसा भेजेंगे परिवार को, उनकी ज़रूरतें कुछ हैं, कुछ लोगों का जो है हर महीने का कुछ जा रहा है खास निश्चित, किसी मकान का लोन का अदायगी जा रही है, किसी वाहन की जा रही है, वो सबको ध्यान में रखते हुए भाई इस सब चीज़ को याद रखें, है ना। क्योंकि कोई भी जब बाहर काम करने जाता है तो उसके पीछे जो परिवार है उनकी देखभाल करना चाहता है, अच्छी उन्हें बच्चे अगर हैं तो उन्हें अच्छी शिक्षा देना चाहता है, परिवार को एक अच्छी आर्थिक स्थिति देना चाहता है, इसलिए वो अपनी जगह से हटकर कहीं दूर जाता है ताकि उसे अच्छा काम मिल सके, अच्छी
पगार मिल सके, जी। ताकि उसका कुछ हिस्सा वो अपने परिवार में भेज सके। बिल्कुल। और एक तरह से ये भी है कि इस दिन को इसलिए भी मनाया जाता है कि याद रहे कि हमें भेजना है। कभी कभी क्या होता है कि हम चले गए बाहर और बस अपने ऐशो आराम में कुछ अपनी नई जिंदगी शुरू की और भूल गए परिवार को कि किस उद्देश्य से हम यहाँ आए थे। तो अपने परिवार की आर्थिक स्थिति, उनका स्तर, और अगर हो सकता है कि बच्चे हों, छोटे भाई बहन हों, या आपके भतीजे भतीजी कुछ हैं, उनकी पढ़ाई है, कुछ दवा दारू के लिए चाहिए पैसे, तो दवा, ये सारी चीजों का, मकान का किराया है, मतलब बहुत सारी चीजें। असल में परिवार के प्रति जो उनकी जिम्मेदारी है उन्हें वो याद दिलाना, और ऐसे एक परिवार में जुड़ाव भी बना रहता है ना। तो ये जो भरण पोषण की बात है, घर में जो भी जिनको आप छोड़ के आए हो उनको आप याद रखो, और उनके लिए एक बात तो फिर वही है कि केवल याद न रखो भाई, उनकी कुछ जरूरतें हैं उनको भी याद रखो, जिम्मेदारियां उन्हें निभाएं, और परिवार के जो लोग हैं वो भी समझें कि जो दूर जाकर रह रहे हैं, परिवार से दूर रह रहे हैं, उन्हें कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, और उसकी वजह से वो हमारे लिए वो बाहर गए हुए हैं। तो यही तो हम कह रहे हैं नेहा कि भाई देखो, जिम्मेदारी ऐसा नहीं है कि जो बाहर गया सिर्फ उसकी है, जो यहाँ पर बैठा हुआ है या जो अपने घर में है, पूरे परिवार के साथ है, उसकी भी जिम्मेदारी है कि उसके सुख दुख का, उसकी जरूरतों का ख्याल रखें, या कभी कोई दिक्कत आ जाए वो न भेज पाए तो भी उसकी भी परेशानी को समझें। अब ऐसा नहीं कि भैया तुम गए हो, एकदम निश्चित कर दिया इतना धनराशि भेजना है तो भेजना है, चाहे जैसे हो सकता है उसके पास भी कोई आपात स्थिति ऐसी आ गई हो भाई, तो सब एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, तभी ये रिश्ते आगे चलते हैं ना। अब तक याद आ जाना चाहिए था, श्रोताओं को याद नहीं आया, लेकिन पहेली का जवाब क्या हो सकता है? क्या आपकी पहेली का जवाब हो सकता है? छाता। क्योंकि आपने कहा था कि महिलाओं के पास भी है, पुरुषों के पास भी है। अब महिलाओं ने बताया कि उनके पर्स में क्या क्या चीजें होती हैं। वैसे हमारी श्रोता ने ये बताया है कि भाई मास्क तो मुंह पे होता ही है, साथ में उनके पास मास्क 2 होने चाहिए, वो कहती हैं, एक पर्स में एक मुंह पर, ताकि उसे बदल सके। उनके पास पर्स में एक मास्क और पॉलीथिन, 2 रुमाल, एक पानी की बोतल और सेफ्टी पिन्स भी रहती हैं, ऐसा वो कह रही हैं। भाई यहाँ पर ना ये तो गलत बात है कि हम यही तो बार बार कह रहे हैं कि भाई ये पॉलीथिन बैग क्यों रखती हैं आप लोग? कपड़े की एक थैली से लीजिए ना, उसको रखिए, और थोड़े पतले कपड़े वाली रख लीजिए, कोई सिंथेटिक कपड़े की रख लीजिए, ताकि छोटे से में आ जाए। सेफ्टी पिन तो चलो तो सूख जाए, बार बार भीग जाए तो सूख जाए। और इतनी देर के लिए निकल क्यों रही है कि 2 मास्क चाहिए? देखिए बुआ जी, ऐसा होता है कि भाई बहुत ज़रूरी काम आ जाता है जब जाते हैं, और मास्क ऐसा होता है कि उसमें हवा नहीं आती है, तो कई बार हवा नहीं आती है तो पसीना ज़्यादा आता है कई लोगों को, तो इसलिए भी हम ऐसा सोचते हैं कि हमारी जो ये वो भी बात ठीक है, वो इसी वजह से जाती हैं, जब बाहर जाती हैं तो पसीना ज़्यादा आने की वजह से भी बिल्कुल सही बात है, कई बार वो दूसरा मास्क उन्हें बदलना पड़ता है। जी हाँ, तो ये बात बिल्कुल सही है कि हमारे कहने पर आप ना जाए। ये बात आपकी उस पर है कि आप कितनी देर में बदलना चाहती हैं, और उसके साथ साथ एक इसलिए भी कभी कभी रख लेते हैं कि अक्सर कभी हम हड़बड़ी में निकले, भूल गए, हालांकि इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखिए, लेकिन फिर भी अगर पर्स में एक रहता है तो अच्छा रहता है, तो बहुत अच्छी बात है। कई बार उसकी डोर टूट जाती है तो भी ऐसा होता है, बिल्कुल। और आप मास्क लगा के तो निकले, डोर टूट गई और फिर बाहर में हमें हर्जाना भी भरना पड़ता है, या आप एक हाथ से पकड़े रहते हैं, तो ये सारी चीजें तो है। लेकिन भाई तुम्हारे पर्स में क्या है? बारिश होती है तो छतरी तो तुमने बता दिया, तो छतरी से जो है ना, किसी ने लिखा है कि मिर्जा साहब की छतरी छाता, उन्होंने दोनों लिखा है इसमें। वाह, तो हम तो जानते थे कि हमारे श्रोता हमें जवाब दे देंगे, इसलिए हम तो रुके हुए थे। हमने सोचे कि क्यों सोचने की जहमत उठाएं, क्योंकि जवाब मिलने वाला है। ऐसा भी कई बार हम सोचते हैं कि क्यों ऐसा करें, लेकिन ये पहले नहीं निश्चित हम कर पा रहे हैं कि छतरी होती है कि छाता। छाता और छतरी दोनों होती है, ऐसा हम मान लेते हैं, लेकिन हम आज इस पर चर्चा ही क्यों कर रहे हैं, ये पहले बताओ हमें तुम। क्योंकि बारिश आ रही है ना, बारिश आ रही है, और छाते को देखकर बहुत सारी बारिश आ जाती है, बारिश नहीं आती है। कई बार किसी छाते के साथ बारिश का होता है 36 का आंकड़ा। हाँ, यही तो हम कह रहे हैं कि जिस दिन छाता लेकर निकलो उस दिन तो बारिश नहीं आएगी, और धूप भी नहीं निकलेगी। बारिश रहती है और जैसे ही बाहर निकलो वो रुक जाती है। हाँ, और धूप भी नहीं निकलती कि चलो धूप से ही बचाव हो जाए, चलो तो आदमी को लगे कि कुछ तो इस्तेमाल हो गया इसका, कोई भी उद्देश्य वो नहीं होता है। लेकिन हाँ, ये बात तो है कि छाता बारिश में हमारा रक्षक तो होता है, क्योंकि अगर बारिश नहीं भी हो रही है तो कहीं पानी वानी लगा है तो आप अगर जमीन में टटोल के चल रहे हैं तो बच जाएंगे भाई कीचड़ विचड़ से, है ना। और कुछ छाते ऐसे होते हैं ना जो कि बारिश के दोस्त होते हैं, तो वो लेके आप निकलिए तो बारिश होनी ही होनी है। यानी कि वो छाते जो होते हैं वो बारिश को बुला लेते हैं कि भैया हम तो जा ही रहे हैं, साथ में तुम भी चलो। तो कुछ छातों और बारिश का तो भाई ठीक है, ये तो हो गया, लेकिन 36 के आंकड़े वाले जो हैं वो उनकी अपनी कहानी होती है। और कुंभ के मेले में
बच्चे गुम हो जाते थे और फिल्मों में कुछ जैसे थी। फिल्मों में ना ऐसे नहीं होते थे। ऐसे वाला हमें पता नहीं, फिल्मों में तो इतने ज्यादा गुम होते थे, हमने फिल्मों वाला ज्यादा देखा। लेकिन फिल्में वही बनती हैं जो समाज में घटित होता है। तो कहीं ना कहीं वहां पे होता है, इसीलिए खोया पाया वाला जो जगह होती है वहां चिल्लाते रहते हैं क्योंकि बहुत से लोग होते हैं कि एक बच्चा मिला है, लाल रंग की शर्ट पहने है, हाँ पैर में उसके हवाई चप्पल है और वो ये फला अपना नाम बता रहा है, अपनी मम्मी का ये नाम बता रहा है। तो हालांकि ठीक है, मतलब कुछ ऐसे मेले में जैसे गुम हो जाते हैं, कुछ इसी तरह से छाते भी गुम हो जाते हैं। बिल्कुल, लेकिन छातों के लिए ऐसे अनाउंसमेंट ही नहीं होती कि ये आपका छाता यहाँ मिला है, रो रहा है। क्योंकि छाता वहां पर उस काउंटर पर जाकर कहता नहीं है कि हमारे जो मालिक हैं उनसे हमें मिलवाया जाए, क्योंकि छतरी भी चाहती है कि हम कहीं नए नए लोगों के हाथों में जाएं। और हर महीने तो नहीं कह सकते, हाँ हर सीजन में एक दो तो हमें खरीद ही लिया जाए। और यहाँ की जो लोकल ट्रेन है उसमें तो बहुत जबरदस्त छूटता है, और जैसे ही आप उतरते हो ट्रेन से और आपको याद आता है कि अरे छता रह गया हमारा, और बस आप बस गए, छाता भी चले जाता है अगले स्टेशन पे, उसको उतरने का मन होता है और आप पहले स्टेशन पर उतरते हैं। तो बिल्कुल यही होता है। और साथ ही साथ कई बार ऐसा होता है कि जब हम जहाँ छाता सबसे ज्यादा कहाँ खोता है। एक हमें बड़ा अच्छा किस्सा याद आया क्या कि एक बार हम बस में जा रहे थे और हमने छाता ऐसे टांग दिया जी। टांगने के बाद अक्सर खो जाता है, तो पीछे जो एक महिला बैठी थी उन्होंने हमें ऐसे कंधे पर थोड़ा हाथ से उन्होंने हमारा ध्यान आकर्षित किया अपनी ओर, और वो बाद में वो कहती हैं कि बेटा यहाँ छाता आपने टांगा है तो ये छाता खो जाएगा। अच्छा। तो जो तब मुझे ये ख्याल आया उस टाइम, तो मैंने उसे जब तक मैंने नहीं उतारा तब तक उनके चेहरे पर एक चिंता की लकीर थी, तो इसलिए हमने वो छाता उतार के फिर अपनी गोद में रख के कि भाई आप चिंता विहीन हो जाए। बिल्कुल, तो इससे हमें ये लगा कि जो भी माएँ होती हैं वो ज्यादा छाता खो जाने के दुखी हो जाती हैं, क्योंकि बच्चे अक्सर छाता खो के आ जाते हैं। तो इसलिए वो दूसरों को भी ध्यान दिलाती हैं मत खोना। नेहा तुम बहुत छतरी गुम कर चुकी हो, हमें मालूम है, और ये तो बच्चों का होता ही। और एक बात ये है कि माओं का जो अनुभव होता है उन्हें ये पता होता है कि कहाँ कहाँ छूटते हैं छाते। तो ये तो ऑटो रिक्शा में या किसी भी सार्वजनिक वाहन में हम जब बैठते हैं तो उठते समय ये याद रखें कि पर्स की जो है वो महंगी थोड़ी चीज़ है, उसमें कुछ हमारे बहुमूल्य चीज़ें हैं, तो उनका तो बराबर ख्याल रखते हैं और उनको वैसे भी गोद में लेकर बैठते हैं। लेकिन छतरी हम अक्सर ऐसे दाहिने हाथ बाएं हाथ इधर उधर रखा और बस खट से उतर गए। तो और कहीं अगर हम गए और वहां पर हम व्यवस्था ऐसी है कि आपको दरवाजे के बाहर ही छाते रखने पड़े जी, तो उसके बाद जब आप निकलते हैं और उस वक्त बारिश नहीं हो रही अगर, तो बस आप निकलते चले आते हैं, बस हो गया, टाटा बाय बाय। इतनी सारी जगह गए होते हैं, फिर खोजते रहिए कि छाता गया कहाँ। अब देखो ऐसा है ना कि ये तो वर्ड फेमस है कि छतरी जो है हर दाम की मिलने लगी है, तो सस्ती महंगी सब, तो भाई सस्ती वाली खरीद लीजिए, क्योंकि गुम तो होती रहती हैं और आप उन्हें खरीदते रहें तो ज्यादा परेशान न हो इस चीज को लेकर। लेकिन हाँ, बारिश अगर हो रही है तो छतरी जरूर लगाएं। तो हम तो यही कहेंगे कि बारिश तेज हो तो बाहर ना जाएं और छतरी ना उड़ने दें, और आजकल भी न जाएं। इन सारी चीजों का ख्याल रखें जो आज डॉक्टर साहब ने सब बातें बताई भाई, है ना। और ये गीत जो हम सुन रहे थे, 2 झूठ फिल्म का ये गीत था। उससे ठीक पहले सुजाता फिल्म का गीत आपको सुनवाया, वेलकम टू सज्जनपुर फिल्म का गीत उससे ठीक पहले आपने सुना। दूसरे नंबर पर जो गीत सुना था वो लिटेरा फिल्म का गीत, और पहले नंबर पे हमने सुना 14वीं का चांद फिल्म से गीत। तो ये सारे गीत आपने सुने और इतनी सारी बातें तो हुई, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हमने रखी हुई हैं, और हमारे कुछ साथी लिखकर अब भेज रहे हैं भाई कि हम लोग आधार कार्ड जरूर रखते हैं इसमें। लेकिन अब तो समझ गए हम छतरी की बात कर रहे थे। हाँ, भाई आजकल की बात है। ऐसे पर्स अगर हम देखने जाएं तो काफी पर्सनल सामान उसके अंदर निकलेगा। ये बोलो कि उसमें क्या नहीं होता। उसके अंदर एक छोटी दुनिया अलग होती है, पर्स की एक दुनिया अलग होती है। इस पर भी हम कभी ना कभी चर्चा करेंगे कि पर्स के अंदर आखिर क्या क्या होता है और किस तरह से उसके अंदर सब कुछ समा जाता है एक छोटी सी जगह में। भाई देखो हमारे साथी कितने अच्छे हैं, जो हम कह रहे थे ना, लेडीज छाता तो बैग में आ सकता है, लेकिन जेंट्स का छाता अलग ही रखना पड़ता है। बिल्कुल, तो इसीलिए उसे छाता कहते हैं, और जो हम लोग रखते हैं ना उसे छतरी कहते हैं। अच्छा, मतलब छोटी है तो छतरी। हाँ, ऐसा ना वो, हाँ, जैसे घर में छोटे बच्चे होते हैं तो उनके अलग छोटे से नाम होते हैं वैसे। अभी किसी ने बहुत अच्छा लिखा है, बताइए। बंद रहे तो छाता, खुल जाए तो छतरी। ये एक अच्छा सूत्र है जिसे लेकर हम आज के कार्यक्रम से अलविदा कहेंगे, क्योंकि वक्त हो चुका है, और अब वक्त जब छा जाता है तो हम सभी को अपना अपना सामान समेट के जाना पड़ता है। जी हाँ, यही तो हम कह रहे हैं। तो सभी श्रोताओं को और सखियों को नेहा शर्मा और प्यारी बुआ का नमस्कार। सखी सहेली।
सखी सहेली।